हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है एजुकेशन बाइट पर। कैसे हैं आप सभी? मुझे उम्मीद है कि आप सभी एकदम बढ़िया होंगे। आपके डीएलएड 4th सेमेस्टर की साइंस की मैं क्लास ले रही थी और उसमें लास्ट में जो मैंने टॉपिक आपको कराया था वो था पारिस्थितिकी पिरामिड। उम्मीद है आप लोगों ने क्लास देख ली होगी। अगर नहीं देखी है पारिस्थितिकी तंत्र वाली अगर आपने क्लासेस, तो आपको चैनल पर प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहाँ से सारी की सारी क्लासेस 4th सेमेस्टर की मिल जाएंगी। ठीक है, सारे सब्जेक्ट की क्लास चल रही है। आज मैं आपका जो टॉपिक कराने जा रही हूँ वो रहेगा आपका धातु एवं अधातु। आपके सिलेबस में टॉपिक एक दिया गया है खनिज व अयस्क। खनिज और अयस्क को समझने से पहले आपको धातु और अधातु को पढ़ना पड़ेगा कि ये क्या होती हैं। और यहाँ से आपका जो क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में वो सीधे सीधे पूछा जाता है कि धातुएं और अधातुओं का अंतर लिखिएगा। तो शुरू करते हैं आपकी धातु और अधातु। अगर डेफिनेशन की बात करें तो सीधी सी बात हम ये कर देते हैं कि जो धातुएं हैं ना, धातुएं ऐसे पदार्थ होते हैं जो कठोर होते हैं और अधातुएं ऐसे पदार्थ हैं जो कठोर नहीं होते हैं। या फिर धातुएं ऐसे पदार्थ होते हैं जो ठोस अवस्था में पाए जाते हैं, अधातुएं ऐसे हैं जो ठोस द्रव तीनों अवस्था में पाए जाते हैं, ठोस द्रव और गैस तीनों अवस्था में पाए जाते हैं। ये इनका बेसिक डिफरेंस है। अगर केमिस्ट्री में इनकी परिभाषा की बात करें तो धातुएं वे तत्व होते हैं जो इलेक्ट्रॉन को त्याग करके धनायन बनाते हैं, जबकि अधातुएं वे होती हैं जो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करके ऋणायन को बनाती हैं। ये डेफिनेशन रहती है आपकी। अब इनका मेन अंतर क्या है, तो मेन अंतर देख लीजिए। जो अंतर है यहीं से आप इनकी परिभाषा बना सकते हैं। धातु और अधातु हैं क्या, तो पारदर्शिता के आधार पर धातुएं ऐसे पदार्थ हैं जो अपारदर्शी होते हैं, जबकि अधातुएं ऐसे पदार्थ हैं जो पारदर्शी, अपारदर्शी और अल्प पारदर्शी तीनों होते हैं। पदार्थ यानी कि तत्व। ठीक है, तत्व यहाँ पर यूज करेंगे तो ज़्यादा ठीक रहेगा। आगे आपका रहेगा कि अवस्था। तो देखो, जो धातुएं होती हैं वो आपकी सामान्यतः ठोस अवस्था में ही पाई जाती हैं। किस अवस्था में पाई जाती है? ठोस अवस्था में। लेकिन एक ऐसी धातु है जो ठोस अवस्था में नहीं पाई जाती है। कौन सी है वो? तो वो है आपकी पारा। पारा एक ऐसी धातु है जो रूम टेम्परेचर पर यानी कि कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में पाई जाती है। कौन सी अवस्था में? द्रव अवस्था में। इसीलिए ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है कि वह धातु कौन सी है जो सामान्य ताप पर द्रव अवस्था में पाई जाती है। कौन सी है? तो पारा है। बात करते हैं अधातुओं की। तो अधातुएं तीनों अवस्था में पाई जाती हैं। अवस्थाएं कौन कौन सी हैं? एक ठोस अवस्था, एक द्रव अवस्था और एक गैस अवस्था। अधातुएं तीनों अवस्था में पाई जाती हैं और तीनों के मैंने एग्जाम्पल यहाँ लिख दिए। ठोस अवस्था में बात करें तो ठोस में आपको देखने को मिल जाएगा गंधक हो गया, सल्फर हो गया, ये ठोस अवस्था में है। द्रव अवस्था में आपकी एक अधातु है। ये भी इंपॉर्टेंट है कि ऐसी कौन सी अधातु है जो द्रव अवस्था में पाई जाती है, तो वो है आपकी ब्रोमीन। कौन सी अधातु है? तो वो है ब्रोमीन। और गैस में आपकी कौन कौन सी पाई जाती है? तो गैसीय अवस्था में आपकी ऑक्सीजन हो गई, नाइट्रोजन हो गई, ठीक है, क्लोरीन गैस हो गई आपकी। ये सारी की सारी क्या है? गैसीय अवस्था में पाई जाने वाली धातुएं हो जाएंगी। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अगला क्या है? कुचालक और सुचालक। तो जो धातुएं होती हैं वो विद्युत और ऊष्मा दोनों की ही सुचालक होती हैं, जबकि अधातुएं विद्युत और ऊष्मा दोनों की ही कुचालक होती हैं। एक अधातु ऐसी है जो अधातु होने के बावजूद सुचालक है, वो है आपकी ग्रेफाइट। कौन सी है वो? तो वो है ग्रेफाइट। इसीलिए ये इंपॉर्टेंट है। इसको अगर आप नोट्स बना रहे हैं तो इसको हाईलाइट करके लिख लीजिएगा कि जो ग्रेफाइट है वो अधातु होने पर भी क्या है? सुचालक है। क्या है? सुचालक। और ग्रेफाइट होता क्या है? तो ग्रेफाइट कार्बन का ही अपर रूप है। जो पेंसिल में जो आपकी निब होती है ना, वो किसकी बनी होती है? वो ग्रेफाइट की बनी होती है। वो है क्या? विद्युत और ऊष्मा दोनों की ही सुचालक है। आगे बढ़ते हैं। कौन सा है? तन्यता का गुण। तन्यता का गुण धातुओं में पाया जाता है और अधातुओं में नहीं पाया जाता है। अब भाई तन्यता क्या होती है? तो तन्यता का गुण जो है उसका मतलब है कि तार बनाना। धातुओं से हम तार को बना सकते हैं। जैसे सोने के तार बनते हैं, चांदी के भी तार बनते हैं, तांबा का तार तो यूज़ भी किया जाता है, आपका विद्युत में किया जाता है ना, जिसके द्वारा विद्युत प्रवाहित होती है। तांबे के तार होते हैं और तांबा भी क्या है? एक धातु है। तो धातुओं में तार बनाने का जो गुण है वो पाया जाता है, जबकि अधातुओं में तार बनाने का गुण
नहीं पाया जाता। और तार बनाने का गुण का मतलब क्या है, तन्यता जो है वो धातुओं में होती है, अधातुओं में नहीं होती है। आगे आते हैं आघात वर्धनीयता। आघात वर्धनीयता का जो गुण है वो धातुओं में पाया जाता है, जबकि अधातुओं में ये गुण नहीं पाया जाता। आघात वर्धनीयता का गुण है क्या, तो आघात वर्धनीयता का गुण एक ऐसा गुण है जिसके द्वारा चाहे धातु हो या अधातु, अगर हम उस पर आघात करें, उसको पीटें, तो पीटने पर वो चादर के रूप में बदल जाए। और धातुएं तो होंगी नहीं, धातुओं को अगर पीटोगे तो वो कठोर ही नहीं होती हैं, वो क्या होंगी, टूट जाएंगी टुकड़ों में। जबकि जो धातुएं होती हैं, यानी कि जैसे सोना हो गया, चांदी हो गई, इनकी चादर बनती है ना, तभी तो इनके क्या है, जो ज्वेलरी वगैरह है इनसे बनाई जा सकती है। सोना, चांदी, तांबा, ये सारी की सारी क्या, अगर इन पर आघात करोगे तो ये चादर के रूप में बदल जाएंगी। और ऐसे ही इनसे पतले पतले तार भी निकल आएंगे। तो आघात वर्धनीयता और तन्यता दोनों ही गुण धातुओं में मौजूद होते हैं, अधातुओं में नहीं होते हैं, नॉन मेटल्स में नहीं होंगे। ठीक है। भंगुरता का गुण क्या है, तो भंगुरता का जो गुण है वो धातुओं में नहीं पाया जाता, जबकि अधातुओं में भंगुरता पाई जाती है। भंगुरता क्या होती है, भंगुरता का मतलब है कि अगर हमने उस तत्वों पर, या जो भी ये धातु अधातु जो भी हमने लिया, उस पर हमने चोट की, उसको अगर पीटा, तो उसका क्या होगा, पाउडर बन जाएगा, टुकड़े, छोटे छोटे टुकड़े हो जाएंगे, वो पाउडर में कन्वर्ट हो जाएगा, वो होता है भंगुरता। जबकि जो धातुएं वो भंगुर नहीं होती हैं, अधातुएं भंगुर होती हैं। ठीक है। अगला पॉइंट है मिश्र धातुएं। तो धातुओं से तो मिश्र धातुएं बनाई जा सकती हैं। ठीक है, मिश्र धातुएं बन सकती हैं धातुओं से, जबकि अधातुओं से कोई मिश्र अधातु नहीं बनेगी। ठीक है, कुछ नहीं बनेगा इनसे। नेक्स्ट पॉइंट है आपका कि धातुओं में एक विशेष चमक पाई जाती है, जिसको हम धात्विक चमक भी कहते हैं। बोलते भी हैं कि धातुओं में धात्विक चमक पाई जाती है। उस धात्विक चमक को ही हम क्या बोलते हैं, विशेष चमक बोलते हैं। जबकि अधातुओं में ऐसी कोई भी चमक नहीं पाई जाती। किसे छोड़कर, केवल और केवल हीरे को छोड़कर। हीरा जो है वो बहुत चमकीला होता है, और हीरा है क्या, अधातु है। ये हीरा और ग्रेफाइट है क्या, तो आपके लास्ट सेमेस्टर में आया था कार्बन टॉपिक, और कार्बन में ही आए थे कार्बन के अपर रूप। तो हीरा और ग्रेफाइट दोनों ही कार्बन के अपर रूप हैं, और कार्बन होता है एक अधातु, तो हीरा भी अधातु की कैटेगरी में आएगा और ग्रेफाइट भी अधातु में ही आएगा, और दोनों ही अपवाद हैं। हीरा क्या है, अधातु है लेकिन फिर भी चमकीला है, और ग्रेफाइट अधातु है फिर भी विद्युत और ऊष्मा की सुचालक है, जबकि होनी कुचालक चाहिए थी। ठीक है, तो ये अपवाद पे ज़्यादा फोकस करिएगा। इसके बाद आपका पॉइंट है कि जो धातुएं होती हैं जब वो टकराती हैं आपस में, तो टकराने पर ध्वनि को उत्पन्न करती हैं, जबकि अधातुएं टकराने पर ध्वनि उत्पन्न नहीं करती। ठीक है। और 10th पॉइंट है आपका कि गलनांक और क्वथनांक। तो धातुओं का गलनांक और क्वथनांक बहुत अधिक होता है, उच्च होता है, जबकि अधातुओं का क्या होता है, कम होता है। उम्मीद है चीज़ें समझ में आ गई होंगी, अंतर समझ में आ गया होगा। अब धातुओं और अधातुओं के मैंने यहाँ कुछ एग्जाम्पल भी लिख दिए हैं। सबसे पहला एग्जाम्पल है आपका लोहा, यानी कि आयरन एक धातु है। क्या है, धातु है। सोना धातु है, चांदी धातु है। विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक क्या है, चांदी, बहुत अच्छा सुचालक है। लेकिन चांदी के तार क्यों नहीं लगाए जा सकते विद्युत में, अगर तार लगा दिए तो आपको पता ही है भाई चोरी हो जाएगी। जब तांबे के तार नहीं छोड़ते हैं लोग, चांदी के क्या ही छोड़ेंगे, तो इसीलिए वहाँ पर क्या उसकी जगह यूज़ करते हैं, तांबा। तांबा भी विद्युत का सुचालक है, पर सबसे अच्छा सुचालक पूछा जाए तो वो होती है चांदी। ठीक है। एल्यूमिनियम क्या है, एक धातु है। सोडियम धातु है, सोडियम भी अपवाद है। किस कैटेगरी में आता है सोडियम, धातुएं, मोस्टली धातुएं आप देखोगे कठोर होती हैं, चाहे वो सोने की बात करो, चाहे चांदी की, तांबा हो गया, लोहा हो गया, सारी की सारी धातुएं क्या है, कठोर हैं। लेकिन जो सोडियम है ना, वो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होता है, मुलायम होता है, तो इसलिए ये अपवाद में आ जाएगा। किसमें, अपवाद में। ठीक है। कुछ ऐसी धातुएं हैं जो मुलायम होती हैं, उन्हें होना कठोर चाहिए था, लेकिन अपवाद में फिर वो आ जाती हैं आपकी। ठीक है। इसी प्रकार से पारा भी अपवाद है। क्यों है, क्योंकि पारा क्या है, पारा द्रव अवस्था में पाया जाता है। कैसी अवस्था में पाया जाता है, द्रव अवस्था में। ठीक है। आगे आते हैं अधातुओं पर। तो अधातुओं में आपकी आ जाएंगी, अच्छा, कैल्शियम और तांबा, ये भी क्या है, धातु में, ध्यान रखना इनको। ऐसे और भी धातुएं, मैग्नीशियम हो गया आपका, लिथियम हो गया, बैरियम, ये सारी आपने सुनी भी होंगी। ये क्या है आपकी, वो है पोटेशियम हो गया, वो भी धातु है आपकी। अधातुओं में आते हैं कार्बन, ऑक्सीजन,
सल्फर, क्लोरीन, आयोडीन, नाइट्रोजन। आयोडीन इंपॉर्टेंट है क्योंकि आयोडीन की कमी से होने वाला रोग पूछा जाता है, आपका जर्नल साइंस का क्वेश्चन है। तो ये बात मुझे ज़रूर बताइए कमेंट करके कि आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है, ठीक है। और साथ साथ यहाँ एक चीज़ और पूछना चाहूँगी, क्लोरीन की बात हो गई है और सोडियम की बात भी हो रही है यहाँ पर, तो मुझे बताइएगा नमक का जो रासायनिक सूत्र है वो क्या होता है। नमक का रासायनिक सूत्र बेसिक क्वेश्चन है, जनरल साइंस का है, और ऐसा नहीं कि आपके सेमेस्टर में ये है नहीं या पूछा नहीं जा सकता। आपके सेमेस्टर में काफ़ी सारे नाम पूछे जाते हैं, रासायनिक सूत्र पूछ लिए जाते हैं। तो नमक का रासायनिक सूत्र कमेंट में टाइप करिएगा और आयोडीन की कमी से होने वाला रोग भी बताइए, ठीक है। नाइट्रोजन की खासियत क्या है, तो जो आपका वायुमंडल है, वायुमंडल में सबसे ज़्यादा मात्रा में नाइट्रोजन गैस पाई जाती है। कितनी परसेंट, तो लगभग 78% है आपकी नाइट्रोजन गैस, ठीक है। नाइट्रोजन से ही मुझे एक चीज़ और याद आ रही है, वो भी मैं आपको यहाँ क्लियर कर दूंगी अभी। नाइट्रोजन स्थिरीकरण का काम करने वाला बैक्टीरिया कौन सा है। नाइट्रोजन स्थिरीकरण का काम कौन करता है, नाइट्रोजन स्थिरीकरण का। तो नाइट्रोजन स्थिरीकरण का जो काम करते हैं वो बैक्टीरिया का नाम है आपका राइजोबियम। क्या नाम है, राइजोबियम। राइजोबियम ये कौन सी फसलों में पाया जाता है, तो जो दलहन फसलें होती हैं, दाल वाली जो फसलें होती हैं, लेग्यूमिनेस प्लांट्स, उनकी जड़ों में ये राइजोबियम बैक्टीरिया पाया जाता है और नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करता है ये, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आपका कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स रहेगा कि धातुएं क्या हैं। तो धातुएं जो हैं वो कठोर होती हैं, परंतु कुछ धातुएं अत्यंत मुलायम होती हैं। कौन सी हैं वो, तो वो है आपकी सोडियम। अधातुएं कठोर नहीं होती यानी कि मुलायम होगी, लेकिन एक अधातु ऐसी है जो सबसे कठोर है, वो है आपकी हीरा। जो हीरा है इसकी खासियत है कि प्रकृति में पाए जाने वाले सभी पदार्थों में सबसे कठोर पदार्थ कौन सा है, हीरा। इस हीरा का प्रयोग हम करते भी हैं, किसको काटने में, कांच को काटने में। जो हम जिस ब्लेड का यूज़ करते हैं उसमें किनारे पर क्या होता है, हीरा होता है, ठीक है। हीरा का प्रयोग कांच काटने में किया जाता है। सबसे कठोर पदार्थ है इस प्रकृति में, प्राकृतिक पदार्थों में जो भी पदार्थ मौजूद है उनमें सबसे कठोर पदार्थ क्या है, हीरा, जबकि है क्या, एक अधातु है। चलिए आते हैं, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर फटाफट से रिवीजन कर लेते हैं। पारदर्शिता, तो अधातुएं जो हैं वो होती हैं अपारदर्शी, जबकि धातुएं पारदर्शी, अपारदर्शी सब कुछ होंगी, ठीक है। पारदर्शी भी होंगी, अपारदर्शी भी होंगी और अल्प पारदर्शी भी होंगी, अल्प पारदर्शी, ठीक है। अवस्था की बात करें तो जो धातुएं हैं वो केवल और केवल ठोस अवस्था में पाई जाती हैं। अधातुएं ठोस, द्रव और गैस तीनों अवस्था में पाई जाती हैं, ठीक है। ठोस, द्रव और गैस तीनों अवस्था में धातुएं पाई जाती हैं। इसके बाद आगे हम बात करते हैं विद्युत और ऊष्मा की। तो धातुएं विद्युत और ऊष्मा की सुचालक होती हैं, जबकि अधातुएं विद्युत और ऊष्मा की कुचालक होती हैं। तन्यता का गुण धातु में पाया जाता है, अधातुओं में नहीं पाया जाता। आघातवर्तीयता धातु में पाई जाती है, धातुओं में नहीं पाई जाती। इसके बाद भंगुरता धातुओं में नहीं होती, किसमें होती है, अधातुओं में होती है। मिश्र धातुएं, धातुओं से तो हम मिश्र धातुएं बना सकते हैं, लेकिन अधातुओं से मिश्र अधातुएं नहीं बनाई जा सकती। चमक धातुओं में होती है, अधातुओं में कोई चमक नहीं होती, किसको छोड़कर, केवल और केवल हीरा को छोड़कर। और यहाँ पर मैं कुचालक में लिख दूँ किसको छोड़कर भाई, यहाँ पर ग्रेफाइट को छोड़कर, किसको छोड़ करके, ग्रेफाइट। और इनको तो ध्यान रखना, पारा जो है वो इकलौता है जो द्रव में पाया जाता है। ठोस में यहाँ पर इकलौता है क्या है, तो आपका ब्रोमीन, ब्रोमीन इकलौता है जो किस में पाया जाता है, द्रव अवस्था में पाया जाता है। गैस में तो नाइट्रोजन हो गई, ऑक्सीजन, इनको तो पढ़ा हुआ है, ठीक है। ब्रोमीन इंपॉर्टेंट है। ध्वनि की बात करें तो जो धातुएं हैं वो टकराने पर ध्वनि देंगी, अधातुएं नहीं देती हैं। गलनांक की बात करें तो इनका गलनांक अधिक होता है और अधातुओं का गलनांक कम होता है, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते। कठोरता की बात करें तो धातुएं जो हैं वो मोस्टली कठोर हैं, तो हम बोलेंगे कि हाँ धातुएं जो हैं वो कठोर होती हैं और ये क्या है, कठोर नहीं होती हैं, ठीक है, कठोर नहीं होती हैं। हाँ एक आध अपवाद है, तो सीधे सीधे हमने बोली दिया भाई अपवाद ही है वो, ठीक। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला क्या है, धातुओं के रासायनिक गुण। पहला गुण क्या है कि जो धातुएं हैं वो ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके ऑक्साइड बनाती हैं। कोई भी धातु ले लो वो ऑक्सीजन से क्रिया करेगी और बना देगी ऑक्साइड। जैसे मैग्नीशियम ने ऑक्सीजन से क्रिया करके क्या बना दिया, मैग्नीशियम ऑक्साइड, ठीक है। ऐसे कैल्शियम क्रिया करेगा ऑक्सीजन से तो कैल्शियम ऑक्साइड बन जाएगा CaO,
ठीक है ना। तो Mg की रिएक्शन जब हम ऑक्सीजन के साथ कराएंगे तो यहाँ पर क्या बनेगा, MgO। ऑक्सीजन का फॉर्मूला होता है O2। इसको मैं इस तरीके से और आपको लिख के समझा दूँ, वरना फिर आप और कंफ्यूज होंगे। जैसे मैंने यहाँ लिया मैग्नीशियम, और मैग्नीशियम की क्रिया कराई हमने किसके साथ, ऑक्सीजन के साथ। एक चीज़ मैंने आपको लास्ट सेमेस्टर में बताई थी कि जो गैसें होती हैं उनको हमेशा नीचे 2 लगा के लिखते हैं। जैसे हमें हाइड्रोजन गैस को लिखना होगा तो हम कैसे लिखेंगे, H2 लिखेंगे। नाइट्रोजन गैस को लिखना होगा तो नाइट्रोजन गैस को कैसे लिखेंगे, N2। क्लोरीन गैस को लिखना हो तो कैसे लिखेंगे, Cl2। तो ऑक्सीजन गैस को हम फिर इस हिसाब से कैसे लिखेंगे, O2। तो जब हम मैग्नीशियम की क्रिया O2 के साथ कराएंगे तो आपका बनेगा MgO। यहाँ से बैलेंस कर लीजिए, यहाँ पर 2 ऑक्सीजन है तो यहाँ 2 लगेगा। जैसे ही 2 लगा वैसे Mg भी क्या हो गया, यहाँ पर 2 हो गए तो यहाँ भी क्या आ जाएगा, 2Mg। ठीक है, तो इस तरीके से आपका बन गया मैग्नीशियम ऑक्साइड। ऐसे सेम कैल्शियम के साथ अगर हम कराएंगे तो हमने यहाँ पर लिया Ca+O2 और एरो लगा के हम क्या करेंगे, CaO बनेगा। 2 इधर लगेगा और यहाँ भी आ जाएगा। ठीक है, रिएक्शन आपके एग्जाम में आनी है नहीं, ठीक है, तो फोकस इतना नहीं करना। बस ये पॉइंट ध्यान रखना है आपको माइंड में कि जो धातुएं हैं वो ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके क्या दे देती हैं, हमको ऑक्साइड दे देती हैं। ठीक है, ये एमसीक्यू में क्वेश्चन पूछ सकते हैं। और ये जल के साथ जब क्रिया करती हैं धातुएं, तो जल के साथ क्रिया करने पर ये हाइड्रोक्साइड बनाती हैं, साथ साथ हाइड्रोजन गैस को निकालती हैं या बनाती हैं। तो हमने यहाँ पर ले लिया सोडियम, और सोडियम की क्रिया करा दी H2O के साथ। जल के साथ जब हम सोडियम की क्रिया करा देंगे तो यहाँ पर NaOH यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड बन जाएगा, और क्या निकल जाएगी आपकी, H2 गैस। इसको भी मैं यहाँ पर आपको समझा देती हूँ। जैसे हमने सोडियम लिया है तो सोडियम का सूत्र क्या होता है, सोडियम का सिंबल क्या होता है, Na। किसके साथ क्रिया करानी है, जल के साथ, तो H2O होता है जल का सूत्र। ठीक है, क्या बनेगा, यहाँ पर H2 गैस निकलेगी और क्या बनता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला होता है NaOH। अब बैलेंस कर दीजिएगा, एक H यहाँ पर है और 2 H यहाँ पर है, तो काम तो बनेगा नहीं। यहाँ तो 3 बन रहे हैं, यहाँ पर 2, तो यहाँ पर अगर हम 2 लगा दें तो देखो क्या हो गई, H की संख्या हो गई 4 और O यहाँ पर कितना हो गया है, 1। तो O को बैलेंस करने के लिए यहाँ पर 2 लगाओ, देखो हाइड्रोजन बैलेंस हो गए दोनों तरफ। इधर भी हाइड्रोजन कितने हो गए, 4, इधर भी हाइड्रोजन कितने हो गए, 4। ऑक्सीजन इधर 1 है, 2 है इधर भी ऑक्सीजन कितने हैं, 2 हो जाएंगे गुणा होके। और सोडियम की बात करें तो सोडियम इस कंडीशन में कितना है, यहाँ पर 2 है सोडियम, तो यहाँ भी सोडियम के आगे हम क्या लगा देंगे, 2। ठीक है, तो इस तरीके से आपकी रिएक्शन बैलेंस हो जाती है। इसको मैं एक बार फिर से और समझाऊंगी क्योंकि मुझे लगता नहीं है कि आपको सेटिस्फेक्शन मिला होगा। सोडियम का फॉर्मूला फॉर्मूला बार बार बोल रही हूँ। सोडियम का सिंबल क्या होता है, सोडियम का सिंबल होता है Na। हमने सोडियम का सिंबल लिख लिया Na। किसके साथ क्रिया करानी थी, जल के साथ करानी थी, H2O। क्या क्या बनता है, हाइड्रोजन गैस निकलती है, साथ साथ सोडियम हाइड्रोक्साइड बनेगा। जब सोडियम लिया है तो सोडियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला क्या होता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला होता है NaOH। बैलेंस करना है तो देखो हाइड्रोजन यहाँ पर 2 और 1 3 है, नीचे 2 लगा हुआ है ना, तो 2 और 1 ये मिला के कितने हो गए, 3। बैलेंस हम कर नहीं पा रहे, यहाँ पे हाइड्रोजन 2 हैं। हम क्या करें, यहाँ इस वाले Na के आगे अगर हम 2 का गुणा कर दें तो देखो यहाँ पर हाइड्रोजन अब कितने हो गए, 2 हाइड्रोजन ये रहे और 2 हाइड्रोजन ये रहे, 2 और 2 कितने हो गए, 4 हाइड्रोजन हो गए। अब 4 हाइड्रोजन अगर इधर हैं और इधर हैं कितने, अभी इधर 2 हैं, 4 करने के लिए आगे हम क्या लगा देंगे, आगे हम लगा देंगे 2। तो हाइड्रोजन देखो 2 दूनी कितने हो गए, यहाँ पर 4 हो गए। ऑक्सीजन कितने हो गए, 2, ऑक्सीजन 2 निकल आए, ऑक्सीजन यहाँ भी 2 हो रहे हैं, यानी कि ऑक्सीजन और हाइड्रोजन तो बैलेंस कर लिया हमने। सोडियम की बात करते हैं, सोडियम आगे 2 लगा है, इसका मतलब इधर साइड सोडियम 2 है और इधर साइड सोडियम क्या है, अभी 1 है, तो इसके आगे क्या लगा दो, 2 लगा दो, तो हमारा क्या बन जाएगा, बिल्कुल सही रिएक्शन। ठीक है, इसी प्रकार से एक और मैं आपको करा देती हूँ, यहाँ पर Ca की रिएक्शन करा देती हूँ कैल्शियम की। ठीक है, कैल्शियम की करा देते हैं हम, Ca+H2O, एरो हाइड्रोजन गैस निकल जाएगी यानी कि H2+, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनेगा और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला होता है CaOH का होल ट्वाइस। ठीक है, कैल्शियम क्योंकि कैल्शियम का जो वैलेंसी होती है, कैल्शियम की वैलेंसी होती है 2 + की 2, और सोडियम जो होता है, सोडियम की वैलेंसी होती है +की 1।
ठीक है, इसलिए सिर्फ NaOH बन गया था। यहाँ पर जो बनेगा वो बनेगा CaOH का होल ट्वाइस। क्लियर। अब देखो यहाँ पर हाइड्रोजन बैलेंस करो, यहाँ पर हाइड्रोजन कितने हैं, चार हो गए, मतलब 2 हाइड्रोजन ये और 2 हाइड्रोजन ये, कितने हाइड्रोजन हो गए, 4। ऑक्सीजन देखो ये 2 लगा हुआ है तो 2 का गुणा O के साथ भी होगा, तो 2 ऑक्सीजन इधर है। इधर देखिए हाइड्रोजन 2 हैं, 4 करने के लिए H के आगे क्या लगा दिया, 2। तो देखो यहाँ पर H2 और ये वाला 2, कितने, हाइड्रोजन 4 हो गए, ऑक्सीजन 2 मिल गए। हाइड्रोजन ऑक्सीजन बैलेंस। कैल्शियम को देखो, कैल्शियम यहाँ पर कितना है, 1 है, और यहाँ भी कैल्शियम क्या है, 1 है, यानी कि पूरी रिएक्शन बैलेंस हो चुकी है हमारी। ठीक है, रिएक्शन आएंगी नहीं, इसलिए मैं रिएक्शन पे इतना फोकस कर नहीं रही हूँ, क्योंकि 2 यहीं पर थी। हाँ आएंगी तो धातुओं का जो आपका चैप्टर भी वो वाला है, अयस्क का जो सांद्रण वगैरह करेंगे वहाँ पर रिएक्शन से, तो उन पे मैं खास ध्यान रखूँगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सोडियम व पोटेशियम जो है वो ऐसी धातुएं हैं जो बहुत अधिक क्रियाशील होती हैं, इसीलिए इनको ऑक्सीजन के संपर्क में आने से बचाने के लिए किस में डुबो कर रखा जाता है, तो इनको हम रखते हैं कैरोसिन यानी कि मिट्टी के तेल में डुबोकर। आपने देखा भी होगा गांव में पहले ज़माने में बहुत चलता था कि बाबा जी आए हुए हैं, उन्होंने खोपड़ी ऐसे खोली, निकाली अपने थैले में से, और पता नहीं क्या हुआ, वो आग लग गई उसमें। ठीक है, उसके ऊपर आग जलने लगी, तो करते क्या है, उसके ऊपर पोटेशियम को रख देते हैं, और पोटेशियम जैसे ऑक्सीजन के उसमें आता है कांटेक्ट में, जलने लगता है। सोडियम और पोटेशियम इतने ज़्यादा क्रियाशील हैं कि अगर आपने तुरंत अगर निकाले, कैरोसिन से बाहर निकालोगे, वैसे वायुमंडल में ऑक्सीजन है, उसके संपर्क में आएंगे, तुरंत वो जलने लगेंगे। ठीक है, तो इसी से ऑक्सीजन से बचाने के लिए इनको कैरोसिन में रखते हैं। अगला है पॉइंट, धातुओं के ऑक्साइड कैसे होते हैं, क्षारीय। देखो यहाँ पर मैंने बताया था आपको पहले पॉइंट में कि जो धातुएं हैं वो ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके क्या बनाती हैं, ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके बनाती हैं ऑक्साइड्स। यही जो धातुओं का ऑक्साइड है यानी कि MgO, जब इसका जलीय विलयन हम लेंगे तो उसकी प्रकृति कैसी होगी, वो अम्ल होगा या फिर क्षार होगा, यही पॉइंट है आपका। तो इसको बस याद रखना, क्योंकि आपसे MCQ में पूछ सकते हैं। तो जो धातु होती हैं इनके ऑक्साइड जो है वो क्षारीय बर्ताव प्रदर्शित करेंगे, पर कुछ धातुएं हैं जो क्षारीय और अम्लीय दोनों ही व्यवहार देती हैं, वो है आपकी एल्यूमिनियम और जिंक। इनके जो ऑक्साइड रहेंगे वो जल में आपके क्षारीय भी देंगे और अम्लीय भी देंगे, इसीलिए हम इनको बोलते उभयधर्मी। ठीक है, और जो अधातुएं होती हैं उनके जो ऑक्साइड्स होते हैं वो अम्लीय होते हैं। कैसे होते हैं, अम्लीय होते हैं। ठीक है, तो आज के लिए आपका इतना ही है, इतना ही रखेंगे आज। बाकी जो अगली क्लास रहेगी उसमें आपका जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा खनिज एवं अयस्क। ठीक है, चलिए मिलेंगे फिर आपकी अगली क्लास में। और वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ अपने दोस्तों को शेयर करते रहा करो। बहुत ज़्यादा आप लोग लापरवाही कर रहे हैं इस टाइम, जबकि अभी आपका रिजल्ट भी आया हुआ है 3rd सेमेस्टर का, फिर भी पता नहीं क्या हुआ है बच्चों को, मतलब ज़्यादा ही वो हो गया है कि हाँ अच्छे मार्क्स आ गए हैं तो ठीक है। भाई 4th सेमेस्टर है आपका, लास्ट सेमेस्टर है, और कोशिश करनी है सभी को कि बैक ना लगे। जिन्होंने पूरे 3 सेमेस्टर अच्छे से पार कर लिए हैं तो क्यों मतलब वो कर रहे हो अपने लास्ट सेमेस्टर में, अच्छे से कर लो पढ़ाई। ज़्यादा बड़ी बड़ी क्लासेस नहीं रहती हैं आपकी, एक साथ देख ली, जैसे भी देख ली, नोट्स बनाइए। बस मेरा ये है कि सब बच्चे पास होने चाहिए, क्योंकि फिर फालतू में वैकेंसी आ गई, आपको फिर चांस नहीं मिलेगा अगर बैक लग गई तो, ये चीज़ ध्यान रखना। ठीक है ना, चलिए मिलेंगे अगली क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। बाय, टेक केयर।